बिहार में संस्थागत विकास लगातार हो रहा है। एक आपको झांकी यहाँ दिखाएंगे। पटना में लगातार बात होती थी पटना एयरपोर्ट की, लेकिन एक नया जो नज़ारा आपके सामने हम दिखाएंगे तो जाहिर है कि जो बिहार आते रहे हैं इतने सालों से, जो बिहार को जानते हैं या बिहार आना चाहते हैं, उनका नज़रिया डेफिनेटली निश्चित तौर पे बदलेगा। तो एक सबसे पहले हम चाहेंगे कि एक दृश्य हम दिखा दें, उसके बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के पास हम आएंगे। एक लॉन्ग शॉट आप लीजिए जरा। तो ये एक नज़ारा हमने दिखाया, एक लॉन्ग शॉट में हम दिखा रहे हैं, लेकिन इस चीज़ को जानना चाहेंगे, बिहार के लोग भी जानना चाहते हैं और बिहार के बाहर जो लोग रहते हैं वो भी जानना चाहेंगे कि कब तक ये बन के तैयार होगा। देखिए, इसी माह या अगले माह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी, अब वो स्वयं ही इसका उद्घाटन करने के लिए हम लोगों ने आग्रह किया है। और सबसे बड़ी चीज है कि अभी तक जिस पटना एयरपोर्ट पर पूरे देश से जो ट्रैफिक आता था उसमें लगभग 30 लाख लोग ही सफर कर पाते थे, जो कैपेसिटी थी। अब इस पूरे बिल्डिंग के नए टर्मिनल भवन जो लगभग 1400 करोड़ से अधिक की राशि से बन रहा है, इसके पूरा होने के बाद आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये 1 करोड़ लोग पूरे एक साल में, एक वर्ष में 1 करोड़ लोग इससे यात्रा करने का काम कर सकेंगे। और एयर ट्रैफिक के मामले में सिर्फ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक नहीं किया, बिहार में दरभंगा का विस्तार हम कर रहे हैं। दरभंगा में ऑलरेडी टर्मिनल बनाने का काम शुरू हो गया। बीरपुर जो नेपाल से सटा हुआ केंद्र है, उसको भी हम बनाने का काम कर रहे हैं। रक्सौल, उसको भी बड़ा एयरपोर्ट, लगभग आप समझिए कि 3000 मीटर के रनवे पर हम लोग काम वहाँ शुरू कर रहे हैं। और लगभग 7 ऐसे छोटे हमारे एयरपोर्ट हैं जो बिहार सरकार के हैं। भारत सरकार से हमारा MOU हो गया और लगभग राशि भी 200 करोड़ रुपया हमें प्राप्त हो रहा है, जिसके बाद उस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर पर एयर ट्रैफिक, जहां 20 कैपेसिटी के हमारे जो चार्टर्ड प्लेन्स होते हैं उसके माध्यम से उड़ने का काम करेंगे। तो ये पूरा ट्रैफिक, एयर ट्रैफिक हमारा पूरी तरह बदलाव होने वाला है बिहार में। सम्राट जी, ये कहा जाता था कि बिहार एक लैंडलॉक स्टेट है, लेकिन इससे गतिशीलता बढ़ेगी डेफिनेटली। ये जो पटना के एयरपोर्ट देख रहे हैं, बिहार के बाकी हिस्सों पे बाद में आएंगे, लेकिन इसका जो एरिया है लगभग कह रहे हैं कि 65,000 स्क्वायर मीटर के आसपास है। तो इसकी कैपेबिलिटी कितनी होगी, कितने पैसेंजर्स को हम डेली बेसिस पे यहाँ से देख मैंने तो कहा ही आपको कि 1 करोड़ लोग प्रत्येक साल, जहाँ 30 लाख होते थे, मतलब 3.5 गुना अधिक कैपेसिटी से यहाँ से लोग जाएंगे। पूरे देश और दुनिया में हम लोगों ने आग्रह भी किया है कि आप इसको इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी लें। हम पूरी कैपेसिटी से भारत के बाहर जाने वाले लोग हैं, उसको भी यहाँ से पूरी व्यवस्था करने का काम किया है। इसलिए प्रधानमंत्री जी को विशेष तौर पर बधाई भी देता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ कि ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाने के लिए भी भागलपुर जिले में, नालंदा के राजगीर में, रक्सौल में, ये 3 नए प्रस्तावित हम लोगों ने किया है। और छोटे छोटे लगभग 7 एयरपोर्ट हमारे बनने हैं। नीतीश सरकार का ड्रीम रहा है कि बिहार के किसी भी हिस्से से पटना आपको पहुंचना हो तो आप 4-5 घंटे में पहुंच जाए। क्या लगता है कि वो जो ड्रीम है उसके कहां तक हम लोग करीब पहुंचे हैं? देखिए, एकदम नीतीश कुमार जी ने पहले 6 घंटे कहा था, फिर 5 घंटे कहा, और इस बार मैंने बजट में आदरणीय मुख्यमंत्री जी से विशेष तौर पर आग्रह किया कि अब इसको 4 घंटा, क्योंकि कई एक्सप्रेसवे, आप समझिए कि हल्दिया से रक्सौल एक पूरा बिहार में लगभग 450 किलोमीटर की यात्रा करके वो आप हल्दिया जाने का काम करें। जो गेटवे माना जाता है बिहार जैसे प्रदेश के लिए, वो है कलकत्ता। तो कलकत्ता जाने का काम लगभग 450 किलोमीटर बिहार में एक्सप्रेसवे बनेगा। और इसके साथ साथ सिल्लीगुड़ी से गोरखपुर और कई एक्सप्रेसवेज को और गति देने का काम पटना से पूर्णिया किया जा रहा है, भागलपुर से बक्सर किया जा रहा है। तो कई चीजों को केंद्र की सरकार के द्वारा विशेष सहायता के तौर, और आप सोचिए कि एक एक्सप्रेसवे ऐसा है जहां 50,000 30,000 करोड़ रुपया हमारे यहाँ खर्चा होगा, तो हम रोड के सेक्टर में
एयर ट्रैफिक के मामले में और वाटर ट्रांसपोर्टेशन में भी हम काम कर रहे हैं, जिससे कि यहाँ से हल्दिया तक आप पानी के रास्ते से जाने का काम कर सकेंगे। कुछ नई सड़कें हैं। एक भागलपुर से बात हो रही थी कि सुल्तानगंज होते हुए, मतलब डिमांड इतना रहता है, खासकर सावन में देखें तो लाखों की तादाद में लोग जाते हैं। उस एरिया में क्या डेवलपमेंट? और एक बात कि भागलपुर से जो झारखंड को जोड़ने की बात हो रही थी, कुछ उसमें दक्षिण बिहार से कनेक्टिविटी थोड़ी बढ़ जाएगी उधर। देखिए, अभी भागलपुर से हल्दिया इसको भी 4 लेन बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। अभी जो एक्सप्रेसवे आ रहा है वो सुल्तानगंज से सीधा देवघर, ये जो रक्सौल हल्दिया है, इसको भी जोड़ने का काम भारत की सरकार ने किया, क्योंकि हमारा दूसरा जो पॉइंट था उसमें थोड़ा फॉरेस्ट के क्लियरेंस का प्रॉब्लम्स आ रहा, तो इसलिए हम लोगों ने एग्जिस्टिंग को इसको तय किया है कि अब सुल्तानगंज होके उसको सीधा बांका होते हुए देवघर ले जाने का काम करेंगे। इसके साथ साथ जो अभी एग्जिस्टिंग हमारे 2 लेन सड़क है जो सुल्तानगंज से देवघर ददमारा तक हम जाते हैं, तो उसको भी हम लोगों ने राज्य सरकार अपने फंड से 4 लेन बनाने का निर्णय लिया है। तो उस काम को भी हम कर रहे हैं कि जो हमारे बाहर से लोग आते हैं श्रावणी मेला में, उसको असुविधा नहीं हो। एक और राजमार्ग का जिक्र मैं करना चाहूंगा। पटना से जो लोग पहले गया जाते थे उनको बड़ी तकलीफ होती थी, लेकिन अभी जो स्थिति वहां देख रहे हैं कि पटना से 2 घंटे में आप बोध गया पहुंच सकते हैं, या पटना से 2 घंटे में आप बेगूसराय की यात्रा भी कर सकते हैं। तो इसमें प्राइम मिनिस्टर इसमें भी आ रहे हैं कुछ। हाँ जी, हम लोगों ने प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री जी से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आग्रह किया कि जो पटना से जो आप जाते थे बख्तियारपुर से मोकामा, उस 4 लेन को भी शुरू करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी करें, और साथ ही साथ मोकामा में पुल ब्रिज जो है 6 लेन का ब्रिज, उसका भी निर्माण लगभग पूरा हो गया है, इसका भी उद्घाटन करने के लिए आग्रह करेंगे। साथ ही साथ पटना से डोभी जो गया होके बोध गया होके जाता है, उस पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का भी लगभग काम पूरा हो गया। तो ये पूरी तरह विंडो खुल रहा है। जेपी पथ कई वर्षों से इसका काम चल रहा था, और 10 तारीख मीन्स कल जो है आदरणीय मुख्यमंत्री जी इसका भी उद्घाटन करेंगे। जो पूरे मुंगेर, भागलपुर, नालंदा, नवादा, मोकामा के इलाके से लोग आते थे और पटना आने में उनको ट्रैफिक बहुत देखना पड़ता था, वो सीधा दीदारगंज चेक पोस्ट से पटना के शहर में आ जाएंगे अटल पथ के माध्यम से। इसलिए पूरी तरह मोदी जी के नेतृत्व में और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम जबरदस्त किया जा रहा है। अगर बिहार चूंकि बिल्कुल चुनाव के मुहाने पे हम लोग हैं, 6-7 महीने का वक्त रह गया है, तो अगर आपकी सरकार बनती है चुनाव के बाद, तो क्या अगला 5 साल जो होगा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री को डिवोटेड होगा? नहीं, पूरी तरह इंडस्ट्री पर काम शुरू कर चुके हैं हम लोग। 1,80,000 करोड़ के हम लोगों को प्रस्ताव आए। हम लोगों ने लगभग 70,000 करोड़ से अधिक के एमओयू लगभग हम लोगों ने दस्तखत कर लिए हैं, और उस पर काम प्रोसेस शुरू कर दिया। सिंगल विंडो सिस्टम से हम काम शुरू कर चुके हैं। इसलिए ये बिहार इंडस्ट्री से ही बढ़ेगा। सरकार प्रयास कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर दे रही है, रोड दे रही है, पानी की व्यवस्था कर रही है, कई जगह एयरपोर्ट्स बनाने का काम करे, लेकिन रोजगार के सेक्टर में क्योंकि 15 साल बिहार में काम नहीं हुए, ब्लॉक हो गया, बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम रुक गया। अब वो स्टार्ट आदरणीय नीतीश कुमार जी ने 2005 से किया, काम हम पूरा कर चुके। अब हम सुविधा दे रहे हैं, इंसेंटिव देकर हम रोजगार कैसे क्रिएट हो सकते हैं, इसको कर रहे हैं। और मिराकल है आपके लिए भी मैं बताना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी ने 2020 के चुनाव के पहले ये घोषणा किया था कि हम 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। मिराकल है कि 10 लाख से ये बढ़कर 38 लाख रोजगार देने की बात। सोचिए, दे चुके हैं हम लोग। ये मिराकल है कि आज मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में यदि आप सोचिए कि 38 लाख लोगों को रोजगार देने का काम नीतीश कुमार की सरकार तो विपक्ष का तो एक बड़ा मुद्दा आप लोगों ने छीन लिया, जो रोजगार को फोकस में रख के कैंपेन चला रहे थे। विपक्ष क्या है, बोलने वाले लोग बोलते रहे, कोई दिक्कत नहीं, बोलना ही चाहिए। राहुल गांधी जी आए तो वो अपनी बात को रख के गए, उनको भी वही लगता है कि उनके जो पूर्वजों ने पाप किया है वो उसी पर बोलते रह गए कि रोजगार नहीं है, उद्योग नहीं है, सरकारी नौकरी नहीं है। ये तो सब पाप उन्होंने, आरक्षण की बात उन्होंने किया, उनके पिताजी ने आरक्षण का विरोध किया, उनकी दादी ने विरोध किया,
उनके परदादा पंडित नेहरू ने विरोध किया। अब कितने का माफी वो मांगे? सब पाप तो उन्होंने किया। वो कहते हैं कि आज यदि भारत सरकार में सेक्रेटरी नहीं है आरक्षण वर्ग के लोग, तो उसके दोषी कौन है? सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी। यदि कांग्रेस ने काका कालरकर को के आयोग के रिपोर्ट को मान लिया होता तो आज जितने सेक्रेटरी हैं सब भारत सरकार में ओबीसी होते, दलित वर्ग से होते। तो ये तो पूरा पाप कांग्रेस ने किया और राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार के विकास को रोका। एक बड़ा पॉइंट है, ऐतिहासिक दृष्टि से देखें, कांग्रेस का पतन जो हुआ बिहार में, एक समय आया, काफी लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी रही। अब फिर से वो प्रयास कर रहे हैं कि जो दलित और अगड़ी जाति है और जो मुसलमान है, पुराना जो उनका आधार रहा है वोट बैंक का, उसको फिर से हम कैसे रिकैप्चर करें, इसकी कोशिश कर रहे हैं। नहीं, देखिए, कैप्चर से कुछ नहीं होता है। जनता को काम करना पड़ेगा, जनता के लिए काम करना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी दिखते भी हैं कि उनके पास कोई पॉकेट नहीं है, जनता के लिए काम करना है। भारत की सरकार या आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब सत्ता में आए, आप दोनों को देखिए, प्रधानमंत्री जी आए तो उन्होंने जन कल्याण की योजना चलाई, संस्कृति का पूरा संरचना किया, राम मंदिर भी बने और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए भी पंचतंत्र का पूरा योजना लागू करने का काम किया गया। इसलिए सामाजिक तौर के साथ साथ सांस्कृतिक विकास भी करना पड़ेगा, तो बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी काम करना पड़ेगा और गरीबों के कल्याण के लिए भी काम करना पड़ेगा। बिहार में माँ सीता की बहुत बड़ी विरासत है, एक ऐतिहासिक विरासत है हमारी, तो उसको लेके प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार जी का क्या विजन है, किस तरह से आगे एकदम स्पष्ट है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार विष्णुपद मंदिर के लिए कॉरिडोर बना रही है, भगवान बुद्ध के लिए कॉरिडोर बना रही है, राजगीर जिसको जलाने का काम खिलजी ने किया था उसको भी कॉरिडोर के तौर पर स्थापित करना है, क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी स्थापित हो गया, वहाँ जो नालंदा जलाए गए थे उसको भी पूरी तरह पुनर्जीवित करने का काम किया जाएगा। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी तीनों ने इसमें प्रयास शुरू कर दिया। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि प्रधानमंत्री जी ने लगभग 100 करोड़ रुपया उपलब्ध कराया है, मुख्यमंत्री जी ने लगभग 200 करोड़ रुपया उपलब्ध कराया है और माँ सीता के लिए भव्य मंदिर स्थापित, तो इसकी पूरी कल्पना हम लोग कर रहे हैं, मास्टर प्लान बना रहे हैं, जमीन अधिग्रहण का काम लगभग 50 एकड़ कर रहे हैं। ये सारे प्रोसेस हम लोगों ने शुरू कर दिया है और किसी दिन आप देखेंगे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी चलकर उसका शिलान्यास करें। वक्फ की बड़ी चर्चा रहती है, कल देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी ने भी काफी कुछ कहा, मतलब उसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में कि देश का जो विभाजन हुआ एक तरह से एक खास वर्ग को खुश करने के लिए हुआ, तो उस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, स्पष्ट है, वक्फ बोर्ड से जो गरीब मुसलमान है उनका कल्याण होगा, भला होगा। कई जगह की शिकायतें मिलते रही और वक्फ बोर्ड सार्वजनिक होनी चाहिए, इसमें कहीं दो मत। ये किसी व्यक्ति की नहीं, चीजें नहीं है। हमारे यहाँ भी मंदिर हैं जितने आप देखिए, सब सरकार के अधीन है और जमीन का मालिक तो सरकार ही होगा ना। ये किसका जमीन है? ये ब्रजमोहन जी की जमीन है या सम्राट चौधरी की? ये तो सरकार के रिकॉर्ड में होना चाहिए। ये सिर्फ आपके कह देने से ये नहीं हो सकता। इसलिए ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सबको सरकार के पास रिपोर्ट रहने चाहिए कि किसकी कौन जमीन है, नहीं है। वक्फ बोर्ड में कोई भी पर्सनल एजेंडे को छूने का काम सरकार नहीं कर रही। आप ये समझिए कि सरकार का ही दायित्व ही नहीं है। सरकार चाहती है कि पारदर्शी हो, आम लोगों के लिए खुले हो, गरीब मुसलमानों का भला हो, इसकी चिंता है। लगातार पिछले कुछ दिनों से राजनीति की बात करते हैं, राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से लगातार मुख्यमंत्री को टारगेट किया जाता है, व्यक्तिगत रूप से उनके ऊपर आक्षेप लगाया जाता है बहुत सारा। आप लोग उसका जवाब क्यों नहीं देते हैं कभी? देखिए, एक चीज ध्यान रखिए, राष्ट्रीय जनता दल आज नहीं, पिछले 30 वर्षों से नीतीश जी को गाली दे रहा। 1993 से 94 में उन्होंने जनता दल जॉर्ज बनाया, समता पार्टी का निर्माण किया और तब से लालू प्रसाद जी हो, राबड़ी देवी जी हो या लालू जी का परिवार हो, वो गाली देने का काम करता है। इसलिए कोई नई बात नहीं है। बिहार के विकास में नीतीश कुमार जी का काम बोलता है और आज देखिए, जनता यदि नीतीश कुमार जी के साथ है तो उसका मूल कारण है कि नीतीश कुमार जी ने बिहार के लिए काम किया। राष्ट्रीय जनता दल ने पिछले 15 साल जो
90 से लेकर 2005 तक की सरकार थी, जी। उस सरकार में ब्लॉक कर दिया, बिहार के विकास को रोका। यही है डेवलपमेंट मॉडल को रोकना, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी 1980 से लेकर 90 तक कुछ नहीं किया, और उसी तरह 1990 से 2005 तक भी लालू प्रसाद जी और राबड़ी जी के नेतृत्व में कुछ नहीं हो पाया, जिसके चलते बिहार पीछे पड़ गया। पिछड़ापन आज जो हम हैं उसका मूल कारण है कि लालू और राबड़ी के राज में कुछ नहीं हुआ। और स्वाभाविक है, उनके बच्चे एक वोट बैंक लेकर लालू जी का प्रतिनिधि हैं। पहले राबड़ी देवी जी बिहार की प्रतिनिधि थी लालू जी की, आज उनके एक बेटा प्रतिनिधि है। हो सकता है कुछ दिनों के बाद कोई दूसरा बेटा प्रतिनिधि हो जाए। इसलिए लोकतंत्र नहीं है, वहाँ राजतंत्र है। तो बिहार में अभी एनडीए बना, मगर महागठबंधन की बात करें जिसको हम इंडिया अलायंस का नाम दिया गया है, उसको कहाँ देखते हैं पोजीशन बिहार में इस वक्त? देखिए, जनता तय करती है, जनता जिताती है। ये लोग बोलते बहुत हैं। एक चीज समझिए, लालू जी को 5 चुनाव में, लगातार 5 चुनाव में लालू जी को हराने का काम किया गया। राबड़ी देवी जी को 3 चुनाव में हराने का काम नीतीश कुमार जी ने किया, और तेजस्वी यादव को भी 3 चुनाव से हराने का काम नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। इसलिए कोई नई बात नहीं है, एकदम जनता जानती है कौन काम करने वाला है और कौन बिहार को लूटने वाला है। तो आगे 5 साल में बिहार को कितना बदलते हुए देखते हैं? देखिए, बिहार बिहार अगले 10 वर्षों में बिहार सबसे विकसित राज्यों की गिनती होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर हम लगभग काम पूरे कर चुके हैं। इंडस्ट्री के काम को और तेजी से बढ़ाने का काम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किया जा रहा है। इसलिए पूरी तरह बिहार विकास, विकास और विकास, एक ही एजेंडा है हमारे पास। हमारे लिए कोई दूसरा एजेंडा नहीं है। बिहार में विकास, देश का विकास तभी संभव है। शुक्रिया बहुत बहुत न्यूज 18 से बात करने के लिए। तो ये सम्राट चौधरी थे, डिप्टी सीएम। और एक नज़ारा फिर से जाते जाते दिखा दें कि नीतीश कुमार का जो संस्थागत विकास करने का, एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने का उसका एक नज़ारा, ये जो एयरपोर्ट दिख रहे हैं पटना का, ये बन के तकरीबन तैयार है और प्रधानमंत्री का इंतजार रहेगा। 1-2 महीने के अंदर ये जो एयरपोर्ट है ये जनता को समर्पित होगा। तो कुल मिला के आने वाले 5 साल में सरकार अगर जिस पार्टी की भी बने, निश्चित तौर पे जो फोकस होगा वो डेवलपमेंट होगा और मोर डेवलपमेंट होगा। पटना से ब्रजमोहन सिंह, न्यूज 18 के लिए।